अस्सलामुअलैकुम, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग थीम 7 विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर में हमने 2 लेक्चर दिए हैं। पहले लेक्चर में हमने विजयनगर एम्पायर की डिस्कवरी ऑफ हम्पी देखी और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रीब्यूशन था उसको हमने ट्रेस आउट किया। उसके बाद जो कल का लेक्चर था उसमें we discuss about the climax and the decline of Vijayanagar Empire. More particularly we discuss the reign of Krishnadeva Raya, जो उसमें एक important ruler है, उसको हमने कल देखा। अब अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो, आप नए हो, तो आप पहले उन 2 लेक्चर्स को देखो क्योंकि ये उस थीम से रिलेटेड है, तभी आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ सकता है। नाउ आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो विजयनगर एम्पायर की अगर हम बात करें तो हम एक आज ऐसे कंपोनेंट की बात करने जा रहे हैं जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हर एक एम्पायर, हर एक डायनेस्टी में होता है। नाउ वो कंपोनेंट क्या है बेसिकली, जिसकी वजह से हम देखते हैं कोई एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होगी और उसके न होने की वजह से या उसमें जो कोई किसी एम्पायर में वो लैकिंग था उसकी वजह से बहुत सी सिविलाइजेशंस या बहुत से जो एम्पायर्स थे या डायनेस्टीज़ थी उनका डिक्लाइन हो गया। और वो जो है वो बेसिकली आज एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे। आप कितना अच्छा अपनी एम्पायर को एडमिनिस्टर करते हो वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी एम्पायर कितनी, हम कह सकते हैं, वास्ट रहेगी, आपकी एम्पायर पर आपका कंट्रोल कितना अच्छा रहेगा और आपकी एम्पायर कितना एक्सपैंड होगी, कंसोलिडेट होगी। तो इसमें जो बेस है, मेन फोकस रहेगा वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन पर है। आप किस तरह से एडमिनिस्टर करते हो, आप किस तरह से अपनी जो टेरिटरी है उसको डिवाइड करते हो, उसमें जो पावर शेयरिंग है उसको किस तरह से बिठाते हो, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है मोर पर्टिकुलरली फॉर अ रूलर कि किस तरह से अपनी डायनेस्टी में वो जो इस एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टैब्लिश करता है। तो आज जो हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी विजयनगर एम्पायर में और किस तरह से जो पावर था वो एक्सरसाइज किया जाता था। सबसे हम कह सकते हैं टॉप पे कौन था, उसके क्या पावर्स थे, और हम देखते हैं उसके बाद कौन सेकंड इन कमांड थे और जो पावर में हायरार्की में उसके नीचे कौन थे। तो ये हम आज ट्रेस करने जा रहे हैं। तो विजयनगर एम्पायर की तरह बहुत सारी एम्पायर्स जो है, हर एक एम्पायर में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंपोनेंट है इट प्लेज अ वाइटल रोल। ये हमेशा से एक बहुत कलीदी रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द कंसोलिडेशन और व्हेन इट कम्स टू द एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं होगी तो ये बहुत लाइकली है कि आपकी जो डायनेस्टी है वो बहुत कम रूल करेगी, और अगर करेगी भी रूल तो इनइफेक्टिव और ये ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन से बरी हुई होगी। नाउ अब हम अगर विजयनगर की तरफ आते हैं, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से बनी हुई है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, इसको मैंने यहाँ जो आपका टॉपिक भी है उसमें द रायाज एंड द नायक्स है। तो बेसिकली इट्स बेसिकली अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हु राया इज और हु ए नायक इज। ठीक है, अब अगर हम यहाँ राया की बात करें तो मैंने यहाँ पर लिखा है विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन में राया कौन है। ठीक है, हु है रायाज। तो यहाँ पर आपको रायाज को याद रखना है। ये जो रायाज है ये बेसिकली किंग थे। ठीक है, ये किंग थे। अब ये जो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर में हम देखते हैं ये अपने जो है अपने साथ राया का लक़ब लगाते थे। ठीक है, जैसे हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं वो अपने साथ कौन सा लक़ब लगाते थे, वो सुल्तान का लक़ब लगाते थे, है ना। सुल्तान हम कहते हैं सुल्तान इल्तुतमिश, है ना। इसी तरह से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, इसी तरह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ये जो है सारे सुल्तान लगाते थे। तो ये मुसलमानों का था। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर विजयनगर एम्पायर की बात करें तो अपने नाम के साथ राया का लक़ब लगाते थे। राया बेसिकली मीन्स किंग। जैसे आप देखते हैं कृष्णदेव राया, ऐसे ही देव राया, ये बहुत सारे जो रायाज, ये बहुत सारे जो किंग्स हैं अपने साथ क्या लगाते थे, राया लगाते थे। तो बेसिकली क्या है ये, इट मीन्स राया मीन्स अ किंग। नाउ अगर हम किंग की बात करें विजयनगर एम्पायर में, किंग के क्या उसके क्या पावर्स थे, तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है। सबसे पहली, ये जो किंग था इसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होती थी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी का मतलब ये होता है कि ये किंग वॉज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। ठीक है,
किंग जो है ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील थी। जो आज की सेंस में अगर हम बात करें, जैसे हमारे जो आज के पावर्स हैं, अगर हम आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज की बात करें, यहाँ पर पावर्स डिवाइडेड है। यहाँ पर द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो वो होते हैं जो कानून बनाते हैं, जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रेट करना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उसको इंप्लीमेंट करना। बट हियर यहाँ विजयनगर एम्पायर में अगर हम बात करते हैं किंग की, किंग वॉज द सुप्रीम लीडर, किंग वॉज हैविंग द एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड किंग एक्सरसाइज both these three components of power. King was the lawmaker, king was the interpreter of law, king was as well as the executor of law or implementer of law. तो तीनों जो यहाँ पर हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर में जो किंग था ये एब्सोल्यूट मोनार्क था, और उसके साथ साथ जो पावर्स थे वो एब्सोल्यूट किसके पास थे? किंग के पास थे। तो किंग वाज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील ऑल्सो। जो भी मैटर्स होते थे किंग जो डिसाइड करेगा, किंग का ही वहां पर माना जाएगा। तो किंग वाज हैविंग द एब्सोल्यूट अथॉरिटी। नाउ यहाँ पर किंग जो था उसको हम देखते हैं कुछ अपने साथ होते थे जिनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आज कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उस वक्त कौन से होते थे इनके साथ? उस वक्त काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन उस वक्त जो कॉन्सेप्ट होता था वो चीफ्स का होता था, या हम सिंपल टर्म में नोबल्स का कहेंगे। चीफ्स या नोबल्स का कॉन्सेप्ट जो था वो वहां पर था। अब किंग जो था, पहले आपने किंग की अथॉरिटी को समझा। किंग जो था एब्सोल्यूट था, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील था, सारे जो लॉ थे या उसके इंप्लीमेंटेशन थी, किंग को कोई वहां पर चैलेंज नहीं कर सकता था। बट गिवन द फैक्ट दैट किंग हैज टू रूल अ वास्ट टेरिटरी, इट वाज लिटरली इम्पॉसिबल फॉर a king to rule the vast territory without having some subordinates. जब तक ना उसके पास कुछ subordinates होंगे तब तक it was quite difficult for a king to rule that vast territory. तो उसके लिए उनके पास कौन से थे? chiefs होते थे, nobles होते थे। तो उस वक्त के हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे। नाउ यहाँ पर एक चीज जो हमें समझनी है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, दैट कॉन्सेप्ट इज वाज विजयनगरा एम्पायर ए सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट और ए डिसेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज बेसिकली सेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ ए गवर्नमेंट? सेंट्रलाइज क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या है? तो उसको अगर हम सिंपल सेंस में समझे तो मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड। अब सेंट्रलाइज को आपको ऐसे याद रखना है, जहां पर किंग जो है उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी तो ऑलरेडी है, लेकिन जो दूसरे रीजन्स हैं उन पर भी उसका एब्सोल्यूट कंट्रोल है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट अथॉरिटी ओवर द रीजन्स, ओवर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ दैट एम्पायर, उसमें हम देखते हैं सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रखने वाला, जिसको मोनार्कियल फॉर्म में एब्सोल्यूट मोनार्की भी कहते हैं ना, जहां पर किंग अपने पावर्स को शेयर नहीं करता है, वहां पर किंग डायरेक्टली रूल करता है, डायरेक्टली उतने जो रायाज एंड वो चीफ्स के पावर्स होते हैं उनको सब कम करके खुद ही वहां पर एक्सरसाइज करता है पावर्स को, उसको हम सेंट्रलाइज कहते हैं। नाउ सेकंड हम देखते हैं यहां पर डिसेंट्रलाइज में हम देखते हैं पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। डिसेंट्रलाइज में आप जो आपके रीजन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ये एम्पायर का कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में लाना है, अ किंग, एंड यू हैव टू take into consideration the period which we are discussing. We are discussing the period of 15-16 century. उस वक्त का आपको दिमाग में लाना है कि हम उस वक्त की बात कर रहे हैं और उस वक्त क्या चल रहा था। ये जो उस वक्त की सोसाइटी थी, मिडीवल जिसको हम माइंडसेट कहते हैं, उस वक्त लोग किस तरह से सोचते थे और उस वक्त जो है किंगशिप का क्या कॉन्सेप्ट था। वो जो है वहां पर अपने पावर्स डिसेंट्रलाइज में अगर हम कहेंगे अपने पावर्स को डिवाइड करेगा। अब एक रीजन है, फॉर एग्जाम्पल एक वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड है, जैसे अगर हम विजयनगरा एम्पायर को देखेंगे वहां पर एक बड़ा सा लैंड है, तो वो जो है वहां पर फॉर एग्जाम्पल 6 प्रोविंसेस हैं, तो 6 प्रोविंसेस में उन्होंने अलग अलग चीफ्स रखे हैं, अलग अलग नोबल्स रखे हैं, और वो वहां पर किंग के नाम पर रूल कर रहे हैं, और किंग ने उनको कुछ अथॉरिटी दे दी है कि दैट यू कैन रूल इन दैट वेरी रीजन। तो इसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो आपने यहाँ पर डिसेंट्रलाइज किया पावर को और उनको अपने पावर्स दे दिए। तो दिस इज बेसिकली सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट। नाउ क्या विजयनगरा सेंट्रलाइज थी या डिसेंट्रलाइज थी? तो यहां पर इसमें हम क्लियर कट नहीं कह सकते कि इट वाज अ डिसेंट्रलाइज और अ सेंट्रलाइज काइंड गवर्नमेंट, बट रादर वी कैन से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी सी देयर वाज मच सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ अ किंग
when there were weak successors, at that time there was a kind of decentralized approach towards the government. तो यहाँ ये हम देख रहे हैं कभी कभी ये सेंट्रलाइज भी फंक्शन कर रही थी और कभी कभी डिसेंट्रलाइज भी फंक्शन कर रही थी। तो यूजुअली हम देखते हैं ज़्यादातर रुझान जो है डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ है, क्योंकि किंग ने अपने पावर्स को यहाँ पर डिवाइड किया था। नाउ कमिंग बैक टू दिस रायाज, तो आपने रायाज को अभी देखा, तो रायाज बेसिकली किंग थे। तो ये जो क्या करते थे, ये खुद को क्या कहते थे, रायाज कहते थे। नाउ यहाँ पर हम देखते हैं किंग ने अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अपने जो नोबल्स रखे थे, जिनको अब हमने चीफ्स कहा है, तो वो चीफ्स जो थे वो लैंड ढूंढते थे, जो उनको लैंड दिया जाता था तो उस पर वो उनके साथ पीजेंट्स भी जो होते थे तो वो किसी लैंड पर कल्टीवेशन करते थे, कल्टीवेशन कराते थे इन अ सेंस। वो खुद नहीं करते बल्कि उनके जो वहाँ पर पीजेंट्स होते थे उनसे कराते थे। नाउ आपने हायरार्की में सबसे पहले किसको याद रखा? सबसे पहले हमने किंग को याद रखा। अब हम देखते हैं हायरार्की में विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन में सेकंड इन कमांड कौन थे। ठीक है, नाउ हु वर नायक्स। ठीक है, ये हमने रायाज को देखा, ये किंग है। नाउ नायक्स कौन है? अब नायक्स को का जो कॉन्सेप्ट है ये हम देखते हैं, ये वही है जिसको हम दिल्ली सल्तनत में जो नोबल्स कहते हैं, नोबल क्लास, जो बहुत से वहां पर विजारत बनाए गए थे, यहां पर हम देखते हैं उनको नायक्स कहते हैं। नायक्स को आप मिलिट्री चीफ्स भी कह सकते हो, मिलिट्री चीफ्स। ठीक है, ये यहाँ पर नायक्स जो है वो काम करते हैं एज नोबल्स, जो सेकंड इन कमांड हम कह सकते हैं, या जो किंग होते हैं उन्होंने उनको कुछ पावर्स दिए हैं टू गवर्न। नाउ अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है सेकंड इन फेज, क्योंकि किंग खुद सारा कंट्रोल नहीं कर सका, अब इस तरह से अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से ये वर्क करता था और कौन से रेगुलेशंस और रूल्स एंड रेगुलेशंस थे यहाँ पर जो इसको मेंटेन किए हुए था, क्योंकि ये इजी नहीं था। आप किसी भी राया या किसी भी नायक को दे देते, कोई जमीन दे देते, तो वो उस पर अपना कंट्रोल कायम कर सकता था और उसमें कुछ जो है अपनी ज़्यादा उसमें फ़ायदे ले सकता था, या सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती थी उस वक्त जो मेन किंग था उसको उस तरह से हम देखते हैं बहुत सारा नुकसान भी कर सकता था। तो यहाँ पर क्या असल में मैकेनिज्म था, कौन से फंक्शंस यहाँ पर वर्कआउट हो रहे थे, वो हम ट्रेस आउट करेंगे। नाउ यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ हम नायक्स की बात करते हैं। ठीक है, many Nayaks submitted to the authority of the kings, but they often rebelled and have to be subdued by the military action। तो यहाँ पर जो नायक्स की बात हो रही है ना, तो मैंने अभी आपको बताया कि नायक्स कभी कभी क्या रिबिलियन भी करते थे, कभी कभी क्या लगता था उनको शायद हम पावरफुल ज्यादा हैं, वी आर मच एबल देन द किंग, वी आर मच एबल कमांडर्स देन द किंग हिमसेल्फ, वी कैन रिप्लेस हिम, वी कैन पोज ए चैलेंज टू द किंग। तो इस तरह से वो सोचते थे कभी कभी कि हम खुद ही किंग को डिथ्रोन करके खुद वहां पर कब्जा जमा सकते हैं। ऐसे ही लाइकवाइज इट हैज हैपेंड इन हिस्ट्री मेनी टाइम्स, जहां पर हम देखते हैं कि एक मिलिट्री कमांडर होते हैं, वो जो होते हैं एक्चुअल किंग को एग्जीक्यूट करके खुद वहां पर रूल एस्टैब्लिश करते हैं। तो ये भी यहाँ पर खतरा रहता था। तो यहाँ पर किंग जो है कभी कभी उनको सबड्यू करने के लिए मिलिट्री एक्शन भी करता था। पहले खुद ही उनको पावर दे देता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको लगता था ये थ्रेट पोज कर रहे हैं, नाउ उनको ये मिलिट्री एक्शन से, जो किंग के पास आर्मी होती थी उसको यूज करके उनको सबड्यू करते थे। तो यहां हम देखते हैं द अमारा नायका सिस्टम, ये सिस्टम अब एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अमारा नायका सिस्टम। ठीक है, ये अमारा नायका सिस्टम क्या है? It was the backbone of Vijayanagar administration. Amara Naika system was the backbone of Vijayanagar administration and a major political innovation. मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन, ये स्पेसिफिक है विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड, जहां पर हम देखते हैं अमारा नायका जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया, जो हम देखते हैं मिडीवल सेटअप में ये उस वक्त का एक सेटअप था एडमिनिस्ट्रेट, किसी कंट्री को एडमिनिस्टर, किसी एम्पायर को एडमिनिस्टर करने के लिए। नाउ यहाँ पर कुछ फीचर्स, जो मोस्ट ऑफ द फीचर्स इन द अमारा नायका सिस्टम वर डिराइव्ड फ्रॉम द इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत में इक्ता सिस्टम को तो आपने उस तरह से अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपका एक थोड़ा सा पासिंग रिमार्क दे देता हूं कि व्हाट एक्चुअली दैट इक्ता सिस्टम वाज।
तो दिल्ली सल्तनत में आपने देखा सुल्तान थे, तो आपको पता होना चाहिए सुल्तान में हमने देखा सबसे ऊपर कौन है, किंग, जिसको हम सुल्तान भी कहेंगे। तो सुल्तान ने अपनी जो प्रोविंस थी, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर इट एज इंडिया, नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पर खुद सुल्तान बैठे हैं। अब जो रीजन्स हैं ऐसे हम देख सकते हैं, ऐसे रीजन्स बनाए हैं, डिफरेंट ट्रैक्ट्स हैं। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हर एक रीजन को, फॉर एग्जांपल इफ देयर आर 5 or 6 रीजन्स इन दैट वेरी पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, उस वक्त जो एम्पायर थी उसमें 6 रीजन्स थे, डिफरेंट प्रोविंसेस थे। उन्होंने हर एक में एक हेड रखा जिसको फिर रिपोर्ट करना पड़ता था किंग को। अब यहां पर बीच में कौन है, किंग है। अब किंग ने अपनी एम्पायर को डिवाइड किया है इनटू इक्ताज, और ये जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे जो आज हम प्रोविंस कह सकते हैं, जैसे इंडिया इज एन एम्पायर, अगर हम इसको कंपेयर करें दिल्ली सल्तनत के साथ, उस सेंस में कह सकते हैं हम इंडिया इज एन एम्पायर वाइल एज जम्मू एंड कश्मीर इज एन इक्ता। ठीक है, इंडिया इज एन एम्पायर वाइल एज छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात इज एन इक्ता। तो हर एक इक्ता में हम कहते हैं, यहां पर इक्ता में एक हेड होता था, उसका नाम होता था इक्तदार। ठीक है, तो इक्तदार का क्या काम होता था, वो यहां पर गवर्न करेगा ऑन द नेम ऑफ किंग, और किंग उसको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज देता था, यहां पर आपको क्या क्या काम करने हैं और किस तरह से आपको फंक्शन करनी है अपनी अथॉरिटी। तो इसको हम कहते हैं, इस सिस्टम को इक्तदारी सिस्टम। तो यहां हम देखते हैं इस इक्तदारी सिस्टम से बहुत सारी चीजें डिराइव की गई थी, जो यहां पर हम देखते हैं विजयनगर एम्पायर में यूज की जा रही है। नाउ कौन सी ऐसी चीजें थी जो यहां से डिराइव की गई थी, हम देखते हैं अमारा नायका सिस्टम, ये जो था where military commanders who were given territories to govern by king और राया। ठीक है, तो राया इसको दे देते थे। अब यहां पर हम देखते हैं सेम पहली चीज जो थी, जो यहां पर हम देखते हैं मिलिट्री कमांडर्स उस वक्त जो थे मेजर रोल प्ले करते थे। इसमें मिलिट्री कमांडर्स हमेशा से मेजर रोल प्ले करते हैं। कभी कभी मिलिट्री कमांडर्स ही जो होते हैं डिथ्रोन करते थे रूलर को, जैसे हमने देखा था वो सातवाहन डायनास्टी में, आई थिंक पुष्यमित्र शुंगा जो है मिलिट्री कमांडर होते हैं, बृहद्रथ को एग्जीक्यूट करके खुद अपनी शुंगा डायनास्टी बना देते हैं। तो ये हमने हिस्ट्री में बहुत ज्यादा देखा है कि मिलिट्री कमांड्स enjoyed the considerable amount of power. Now when it comes to विजयनगर एम्पायर, we see विजयनगर एम्पायर में हम देखते हैं द मिलिट्री कमांडर्स जो वहां पर थे, उनको ज्यादा वहां पर पावर्स दिए जाते थे और उनको टेरिटरीज दी जाती थी। सेम यही एग्जांपल आप ले लो। अब ये आप कंसिडर करो, दिस इज अ विजयनगर एम्पायर। अब यहां पर टेरिटरीज दी रही, तो यहां पर किंग खुद है, तो ये जो टेरिटरीज देख रहे हो आप, ये आप किनको दे रहे हो, ये आप रूलर, ये जो मिलिट्री चीफ्स है इनको दे रहे हो, और उनको वो गवर्न करने के लिए दे रहे हो। अब अगर मॉडर्न सेंस में इसको देखें, आप लिटरली मॉडर्न सेंस के साथ इसको लिटरली रिलेट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर मेनी चेंज इन मॉडर्न सेंस, बट अगर हम समझने के लिए कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि अगर किंग है, यहाँ आज प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है, तो अगर हम स्टेट की बात करें तो वहां पर गवर्नर जो है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का या प्रेसिडेंट का। वो वहां पर देखता है कि यहाँ पर हालात, यहाँ पर किस तरह से वर्कआउट करना है। तो आज के गवर्नर को पावर्स तो नहीं होता, एक्टिंग पावर तो प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर के पास होता है। तो लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए बात है कि ये जो रिपोर्ट करेंगे किंग को करेंगे। नाउ यहाँ इस रीजन में इनके क्या क्या काम होते थे, इस अमारा नायका सिस्टम में जो ये मिलिट्री चीफ्स को लैंड या टेरिटरीज दी जाती थी, उसमें उनको क्या क्या करना था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हमें देखना है, उसको आपको याद रखना है। अब सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड अदर ड्यूज फ्रॉम पीजेंट्स, क्राफ्ट्सपर्सन एंड द ट्रेडर्स इन द एरिया। अब जो आपको एरिया दिया जा रहा है, अब जो आपको प्रोविंस दी जा रही है विजयनगर एम्पायर में, तो वहां पर जो भी पीजेंट्स है, तो वहां पर जो भी ट्रेडर्स हैं और जो वहां पर क्राफ्ट्स पर्सन है, उनसे रेवेन्यू हासिल करना, उनसे ड्यूज हासिल करना, वो किन का काम है, अब मिलिट्री चीफ्स का काम है। तो ये जो डिवाइड है, अब किंग डायरेक्टली डील नहीं कर रहा है पीजेंट्स के साथ लैंड रेवेन्यू के लिए, वो डायरेक्टली डील नहीं कर रहा है ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सन के साथ, बल्कि रादर ये जो है इनडायरेक्टली थ्रू चीफ्स या मिलिट्री चीफ्स जो थे उनके जरिए से वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो टैक्सेस वगैरह जो उनको लगते हैं इंपीरियल ट्रेजरी के लिए। सो पहली बात जो हमें याद रखनी है दैट इज कि टैक्स कलेक्शन के लिए और जो दूसरे ड्यूज होते थे, टैक्सेस होते थे, उनके लिए किनको अपॉइंट किया गया था, पहला काम जो इनका था नायकाज को, अमारा नायका। ठीक है। सेकेंड,
सेकंड आपको याद रखना है, दे रिटेन पार्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर पर्सनल यूज एंड रेस्ट सेंट टू रॉयल ट्रेजरी। तो दिस इज सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द अमारा नायका सिस्टम, दैट इज कि आप जो इसमें किंग ने जो आपको लैंड दी है उसमें से आप जो है अपने लिए एक शेयर रखते हो, अपने लिए कुछ पैसे रखते हो, अपने लिए कुछ उसमें से पार्ट रखते हो और रेस्ट जो है वो आप किंग को दे देते हो। अब उसमें शेयरिंग का जो है वो वैरी करता है, हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कितना आपको अपने पास रखना है कितना, लेकिन जितने आपके एक्सपेंसेस हैं आपको जितना भी यहाँ पर मेंटेन रखना है अपनी राया में, अपने इस रीजन में, अपनी इस नायका जो आपको दिया गया है अपनी अमारा में, तो यहाँ पर आप उतना रख सकते हो और रेस्ट जो आपके पास पैसे हैं, रेस्ट जो आपके पास टैक्सेस आए हैं वो आपको रॉयल ट्रेजरी में सेंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने चीफ्स को अपनी टेरिटरी में जो पैसे खर्च होंगे वो ले सकता था और जो रेस्ट ऑफ द मनी था वो किंग को देना था। रॉयल ट्रेजरी मतलब किंग को देना था। द अमारा नायका सेंट ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट। और ये जो है इनको एनुअली देना पड़ता था, जो ये किंग इनसे जो ये जो टैक्सेस वगैरह जमा करते थे वो किंग को इनको देने पड़ते थे। यूजुअली एनुअली भी आते थे, बीच बीच में भी कभी आते थे, तो इनको इन पर्सन भी वहां पर हाजिर होना पड़ता था। इन पर्सन जो है अपनी जो है लॉयल्टी जाहिर करने के लिए, अपना सबमिशन देने के लिए किंग के पास जाते थे और वहां पर एक्सेप्ट करते थे। और ये जो उनके साथ गिफ्ट्स होते थे या उनके साथ दूसरी चीजें जो होती थी तो वहां पर ये एक्सप्रेस करते थे अपनी लॉयल्टी और अपने साथ गिफ्ट्स वगैरह, और ये जो बाकी टैक्सेस वगैरह थे वो अपने साथ ले जाते थे। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट, ये यहाँ पर थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किया। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दे हैड टू मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटीजेंट्स ऑफ हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स। Now this is very important point when it comes to विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन। तो विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन में हम देखते हैं जो आप पैसे अपने पास रख रहे हो, जो हमने अभी देखा कि आपको थोड़ा सा शेयर जो है अपने पास रखना है, लेकिन जो बाकी मोस्ट ऑफ द शेयर जो है वो किंग को देना है। अब जो आप शेयर अपने पास रख रहे हो, जो पैसे अपने पास रख रहे हो आप, वो आपको कहाँ यूज करना है? आपको जो अपनी टेरिटरी में आपको जो कंटीजेंट्स क्या है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं आपको हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स जो है आपको वहां पर मेंटेन करने हैं। मेंटेन मतलब उनके जो वहां पर चलाने वाले होंगे, जो कैवलरी मैन होंगे या इन्फेंट्री आपकी होगी, उनको आपको पे कर रहे हैं, उनको सैलरी देनी है आपको, उनके लिए जो हॉर्सेस है वो लाने हैं, उनके लिए जो खाने पीने का इंतजाम है वो करना है। तो इस खर्चे के लिए आप उसमें से ले सकते हो, जो किंग आपको ये लैंड दे रहा है। अब ये पैसे कहां से आ रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैसे इसी से आ रहे हैं, जैसे यहां पर कोई पीजेंट जो काम कर रहा है लैंड पे, तो वहां पर शेयर लिया जाता था। यूजुअली आपको याद रखना है शेयर कितना, 1/6 में से एक हिस्सा जो स्टेट अपने पास रखती थी एज टैक्स। तो इस तरह से हम देखते हैं ये जो इससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कोई पीजेंट काम कर रहा है, उसने 1 क्विंटल निकाला है, तो उसमें ये जो है इस परसेंटेज के हिसाब से उससे निकाला जाएगा उसका रेवेन्यू। तो इस तरह से इनको उस पैसे का क्या करना होता था, एक तो पर्सनल एक्सपेंसेस उनको पर्सनल एक्सपेंस पे वो खर्च करता है, दूसरा उनको वहां पर जो इन्फेंट्री या कैवलरी जो है उसको मेंटेन करना पड़ता था अपने रीजन में, ताकि जो है कभी कभी अगर आपको किंग को कोई एक्सटर्नल फोर्स हो, फॉर एग्जाम्पल वहां पर मेन थ्रेट जो था वो बहामी किंगडम जो है, वहां पर सुल्तान ऑफ बेजापुर, गोलकंडा, अहमदनगर जो थे वहां पर उनसे था। तो इस वजह से हमेशा दे वर रेडी फॉर वॉर, ऑलवेज दे वर ऑलवेज रेडी फॉर, बिकॉज जहां पर वो उनका जो रीजन था वो ऐसे लोगों के साथ था जो हमेशा उन पर जो है उन पर कब्जा जमाना चाहते थे। इस वजह से दिस मिलिट्री फोर्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से ये कर रहे थे, इस कैवलरी को या फोर्स को एनहेंस कर रहे थे। Now the fifth point is some revenue was also used for maintenance of temples and irrigation works। तो ये जो आप पैसे यहाँ पर ले रहे हो, टैक्सेस ले रहे हो ऑन द नेम ऑफ किंग, वो यहाँ पर आप दो चीज़ों में यहाँ पर और इन्वेस्ट कर रहे हो। वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड सेकंड जो है वो है इरिगेशन वर्क्स। तो इरिगेशन वर्क्स में आपको पता ही है, इरिगेशन वर्क्स इसलिए ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े, ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकें और जो पीजेंट्स हैं उनको भी लगे कि हम उनके लिए कर रहे हैं काम। दूसरा
जो टेम्पल का मसला है, टेम्पल में इसलिए इन्वेस्ट करते थे क्योंकि ये जो इससे भी एक लेजिटिमाइजेशन मिलती थी लोगों में कि हमारे जो किंग है वो टेम्पल में, ये क्योंकि लोगों की जो आस्था होती है, उनकी जो मान्यता होती है इनसे रिलेटेड, तो अगर आप उनको एंडोमेंट्स देते हो, गिफ्ट्स देते हो, टेम्पल कंस्ट्रक्शन करते हो, तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं एज रूलर। और खुद भी पर्सनली इनका बिलीफ होता था, इसमें जो बिलीफ होते थे, तो बिलीफ सिस्टम पर भी कभी कभी ये टेम्पल्स वगैरह बना देते थे। और एक चीज जो हम फाइनल देखते हैं यहाँ पर, किंग्स ओकेजनली एजर्टेड कंट्रोल बाय ट्रांसफरिंग देम फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। तो यहाँ पर एक और चीज जो है फाइनल, वो ये है कि किंग जो है वो यहाँ पर अगर कोई टेरिटरी में कोई रूल कर रहा है, किसी को आपने कोई प्रोविंस दी है, तो अपना रूल एजर्ट करने के लिए किंग को कभी लगता था कि ये जो है अथॉरिटी को नहीं मान रहा है, ये उस तरह से कंप्लाई नहीं कर रहा है, तो वो उस वक्त उनको चेंज भी कर सकता था। फॉर एग्जांपल, अगर आप रीजन ए में काम कर रहे हो और ये यहाँ पर रीजन बी में काम करे, तो ये आपको चेंज कर सकता था, इनको बी में और बी वाले को ए में ला सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं किंग को ये अथॉरिटी होती थी that he could change a military chief, he could change a नायका from one province to other province। तो ये भी किंग के पास पावर होते थे। तो यही जो है ना, यहाँ पर हम देखते हैं जो कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, तो किंग वहाँ से हैं तो यहाँ से ये नहीं मान रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, तो मिलिट्री अथॉरिटी यूज करनी पड़ती थी। तो ये जो हम देखते हैं, अब ये यहाँ पर यूजुअली किंग जो है ट्रांसफरेबल जो है ना, जो है हमारा नायका का ट्रांसफरेबल होना कहते हैं कि कोई किसी को एक ही जगह पर कब्जा नहीं जमाने देते थे, इनहेरिट नहीं कर सकता था वो। अब ये क्यों, किस वक्त हो रहा है? जब वहां पर कोई इंपॉर्टेंट किंग होता था, कोई ऐसा किंग होता था जिसने अच्छा कंट्रोल रखा होता हुआ है उस वक्त विजयनगर एम्पायर पर, उस वक्त जो मिलिट्री चीफ्स थे वो नहीं, उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते थे। उस वक्त वो छुप के बैठते थे, उस वक्त उतना जो है रिबिलियन नहीं जाहिर करते थे। जो ही वहां पर सेंटर में कोई वीक रूलर आ जाता था तो वो वहां पर अपनी अथॉरिटी जाहिर करते थे और जो है किंग को एक थ्रेट पोज करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम 17th सेंचुरी में क्या होता है। अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्योंकि इसके कोलैप्स में भी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जब आपने ये जो है आपकी टेरिटरी अगर हम माने, आपने जो है 4 रीजन में 4 चीफ्स को रखा है, तो यहाँ पर एक चीफ जो है, जब यहाँ पर सेंटर जो है वहां पर एक वीक रूलर है, तो वो उसका इक्वल कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, तो वो उस तरह से यहाँ पर इनको कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो 17th सेंचुरी में क्या होता है, ये जो डिफरेंट जो थे मिलिट्री चीफ्स, तो यहाँ पर जब डायनेस्टी जो है वो कमजोर हो गई, फॉर एग्जाम्पल तुलुवा है या सलुवा डायनेस्टी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, तो जब वो कमजोर हो गए तो यहाँ पर इन्होंने दे क्लेम टू बी इंडिपेंडेंट, तो इन्होंने यहाँ पर हम देखते हैं अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम एस्टैब्लिश की। इंडिपेंडेंट किंगडम ये जो 4 हैं हम देखते हैं, अब 6 थे यहाँ पर रीजन्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं इंडिपेंडेंट किंगडम बन जाती है। इंडिपेंडेंट किंगडम मतलब जो सेंट्रल उन पर कंट्रोल होता था उससे वो उनकी अथॉरिटी को डिफाई करते थे और खुद अपने नाम पर रूल करना स्टार्ट करते थे। बट दिस इज ऑल्सो द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। जब वहां पर हम देखते हैं सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हो जाती है और स्टेट्स अपने नाम पर रूल करना स्टार्ट करते हैं, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं उनका जो है इंपीरियल स्ट्रक्चर फिर खत्म हो जाता है, विच कोलैप्स द सेंट्रल इंपीरियल स्ट्रक्चर जो हम देखते। तो दिस वाज बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, or you can add something on it, you can write or you can directly contact me. Till then, stay safe and take care of yourself.